नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र सोलंकी एक बार फिर सभी लोगों का स्वागत करता हूं परीक्षा 247 में। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने भाग 1 और भाग 2 को कंप्लीट किया था और आज हम करेंगे भाग 3, जिसमें भाग 3 में हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। दोस्तों, अगर मैं मौलिक अधिकारों की बात करूं तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक हम पढ़ेंगे। अनुच्छेद 12 से 35। अब दोस्तों बात करें कि मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं, तो वो लिए गए हैं यूएसए से। और मौलिक अधिकारों को ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा। दोस्तों, भारत में मौलिक अधिकारों की जो मांग की गई थी वो सर्वप्रथम मौखिक मांग की गई थी और मांग करने वाली जो लेडीज थी वो थी एनी बेसेंट। मौलिक अधिकारों की प्रथम मौखिक मांग वो की थी एनी बेसेंट ने। साथ के साथ नोट डाउन करते रहिएगा। दोस्तों, मौलिक अधिकारों की प्रथम मौखिक मांग जो की थी एनी बेसेंट ने की थी, और एनी बेसेंट जो थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, जिन्होंने मौलिक अधिकारों की प्रथम मौखिक मांग की थी। उसके बाद दोस्तों औपचारिक या जिसे हम बोलें लिखित मांग की गई थी। उसके बाद दोस्तों औपचारिक या लिखित मांग करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे मोतीलाल नेहरू। औपचारिक या लिखित मांग जो की थी वो मोतीलाल नेहरू ने की थी और 1928 में की थी। पहली लिखित मांग जिसे हम बोलते हैं औपचारिक मांग
जो की थी 1928 में मोतीलाल नेहरू ने, और यह उस समय की थी जब नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी। उन्नीस सौ 28 में ही दोस्तों नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी। नेक्स्ट दोस्तों 1931 में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। 1931 में, और दोस्तों यह 1931 में जो मांग की गई थी यह कराची के अधिवेशन में की गई थी। कराची में जो अधिवेशन हुआ था उसी के तहत मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी 1931 में। दोस्तों नेक्स्ट 1931 में ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इसी के तहत मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, जो कि द्वितीय गोल सम्मेलन जो हुआ था वह लंदन में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ और इसी में मौलिक अधिकारों की मांग की गई, कहां? लंदन में। लंदन में अगर बात करें कि मौलिक अधिकारों की मांग लंदन में किसने की थी, तो वो की थी गांधी जी ने। गांधी जी थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान 1931 में मौलिक अधिकारों की मांग करने वाले व्यक्ति। अब बात करते हैं कि दोस्तों हमारे वर्तमान समय में मौलिक अधिकार हैं कितने, तो एक एक को समझेंगे। अगर मैं दोस्तों मूल संविधान की बात करूं या मूल अधिकारों की बात करूं, इसका मतलब यह कि जब संविधान बना था, लागू हुआ था, उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7। दोस्तों उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7, लेकिन वर्तमान, अगर मैं समय की बात करूं, वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हैं। और दोस्तों वो 6 कौन कौन से हैं? यहां से एक क्वेश्चन निकलता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7 और वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या है 6। तो दोस्तों वो कौन कौन से हैं, आइए उन्हें ही पहले हम समझते हैं। पहला है दोस्तों समता का अधिकार।
समता का अधिकार या समानता का अधिकार? समानता का अधिकार पहला है, जो कि आर्टिकल 14 से लेके हम इसको पढ़ेंगे आर्टिकल 18 तक। दूसरा है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जिसे हम पढ़ेंगे आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक। साथ ही साथ नोट डाउन करते रहिए। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसे हम दोस्तों आर्टिकल 23 और 24 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जिसे हम आर्टिकल 25 से 28 तक पढ़ेंगे। दोस्तों नेक्स्ट है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार जिसे हम दोस्तों आर्टिकल 29 एवं आर्टिकल 30 में पढ़ेंगे। सभी को नोट कर लीजिए 5 के 5 को। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसे हम आर्टिकल 32 में करेंगे। दोस्तों हमारा होता है पहले आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 क्या कहता है? आर्टिकल 12 में है राज्य की परिभाषा। दोस्तों जो ये यहां पे राज्य वर्ड है इसका मतलब किसी स्टेट से नहीं है, इसका मतलब राज्य जो कि राज्य होता है उससे है। यहां किसी राज्य का मतलब स्टेट से नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 दोस्तों क्या है? संसद को अधिकार है
संसद को अधिकार है कि वह संसद को अधिकार है कि वह मौलिक अधिकारों की मूल संरचना संसद को अधिकार है कि वह मौलिक अधिकारों की मूल संरचना में संशोधन किए बगैर परिवर्तन कर सकती है। आर्टिकल 13 कहता है कि संसद को अधिकार है कि वह मौलिक अधिकारों की मूल संरचना में परिवर्तन किए बगैर संशोधन कर सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट आर्टिकल 14 की। अनुच्छेद 14 अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। नेक्स्ट आर्टिकल 15 आर्टिकल 15 इसमें क्या है दोस्तों? धर्म, जाति, लिंग, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 के अंतर्गत दोस्तों धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल 16 आर्टिकल 16 दोस्तों क्या कहता है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। लेकिन दोस्तों इसमें क्या है कि एससी और एसटी के लिए आरक्षण के तहत अवसरों में अलग से प्रावधान किए गए हैं। लेकिन आर्टिकल 16 यही कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, अर्थात हर किसी के लिए पदों पर अवसर की एक समान समानता होनी चाहिए। लेकिन यह अपवाद माना जाता है। क्यों?
कि एससी और एसटी के लिए आरक्षण के तहत प्रावधान है। नोट डाउन कीजिए साथ की साथ। आर्टिकल 17, दोस्तों आर्टिकल 17 में है शॉर्ट में इसे हम लिखते हैं जैसे कि छुआछूत, इसमें एक वर्ड आता है छुआछूत, जिसे हम बोलते हैं अस्पृश्यता का अंत। दोस्तों आर्टिकल 17 यह कहता है कि अस्पृश्यता का अंत, यानी कि हमारे मौलिक अधिकार यही कहते हैं कि हमें छुआछूत नहीं करनी है एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट आर्टिकल 18, अनुच्छेद 18, इसमें दिया है दोस्तों उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, इसका मतलब यह है कि इसमें दोस्तों जैसे कोई व्यक्ति एमबीबीएस करता है तो वो अपने नाम के आगे उसके लगती है डॉक्टर, या कोई व्यक्ति डिफेंस में है तो वह अपने नाम के आगे उपाधि लगा सकता है, वरना कोई और व्यक्ति अपने नाम के आगे उपाधियों का अंत किया गया है। आर्टिकल 18 के अंदर कोई भी व्यक्ति उपाधि नहीं लगा सकता, सिर्फ डॉक्टर और डिफेंस के व्यक्ति अपने नाम के आगे उपाधि लगा सकते हैं। डॉक्टर और दूसरे डिफेंस के व्यक्ति। टाइमिंग वही है इसका, वही डेली का वही टाइमिंग है। नेक्स्ट दोस्तों, अभी तक हम कर रहे थे समानता का अधिकार, हमने किया आर्टिकल 14 से 18 तक। अब करेंगे हम स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार जो कि हम पढ़ेंगे आर्टिकल 19 से 22 तक। और इसमें हम पहले करते हैं आर्टिकल 19। दोस्तों आर्टिकल जो 19 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके और भी अन्य पार्ट हैं। तो इसमें हम सबसे पहले करते हैं आर्टिकल 19A। आर्टिकल 19 क्या कहता है कि बोलने की स्वतंत्रता,
बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता या झंडा फहराने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19A बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता या झंडा फहराने की स्वतंत्रता हमें आर्टिकल 19A के तहत दी गई है। दूसरा आता है हमारा आर्टिकल 19B। आर्टिकल 19B शांतिपूर्वक एवं निशस्त्र दोस्तों आर्टिकल 19B कहता है कि शांतिपूर्वक एवं निशस्त्र सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19C इसमें है दोस्तों संघ बनाने की स्वतंत्रता। उन्नीस डी दोस्तों यही कहता है कि देश में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19E 19E में दोस्तों देश में कहीं भी किसी भी स्थान पर बसने की स्वतंत्रता। दोस्तों हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 19 की, और आर्टिकल 19 में ए बी सी डी और ई पार्ट दिए गए हैं, जो कि आर्टिकल 19 अगर हम ए की बात करें तो इसमें दी गई है बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता या झंडा फहराने की स्वतंत्रता। अगर हम 19 बी की बात करें तो शांतिपूर्वक एवं निशस्त्र सम्मेलन करने की व्यवस्था। इसका मतलब यह है कि किसी भी क्षेत्र में अगर हम सम्मेलन कर रहे हैं तो हमारे पास किसी भी तरह के कोई शस्त्र नहीं होने चाहिए और वह सम्मेलन हमको शांतिपूर्वक करना है।
नेक्स्ट है 19C, संघ बनाने की स्वतंत्रता। अर्थात इसका मतलब यह है कि जो हम संघ बनाएंगे यानी कि एक समान संघ बनाने की हमें स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19D, देश के हम किसी भी क्षेत्र में आवागमन कर सकते हैं, अर्थात हम देश के किसी भी क्षेत्र में आ सकते हैं, जा सकते हैं, यह हमारे लिए स्वतंत्रता है आर्टिकल 19D में। अब बात करते हैं आर्टिकल 19E की। तो हम देश के किसी भी क्षेत्र में हमारे पास बसने की स्वतंत्रता है, लेकिन पहले ये अपवाद था किसका, सिर्फ हम जम्मू कश्मीर में नहीं बस सकते थे जब तक हमारे वहां 370 और 35A खत्म नहीं हुई थी। लेकिन अब आर्टिकल 19 के तहत हम देश के किसी भी क्षेत्र में बसने की हमारे पास स्वतंत्रता है। नोट कर लीजिए साथ के साथ। दोस्तों नेक्स्ट हमारा आर्टिकल आता है 20। आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 यही कहता है कि अपराध में दोष सिद्ध व्यक्ति के संदर्भ में संरक्षण। अपराध में दोष सिद्ध व्यक्ति के संदर्भ में संरक्षण। इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति अपराध करता है उसको सिर्फ एक ही बार सजा मिलेगी। लिख लीजिए इस बात को भी। अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ एक बार ही सजा मिलेगी। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि अपराध के तहत यानी कि जिस समय उसने अपराध किया है उस समय अपराध के लिए जो सजा का प्रावधान है वो उसी सजा का भोगी होगा, ना कि यह कि जो बाद में कानून बनेगा उसकी सजा उसको मिलेगी। जो अपराध के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी। अपराध के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, न कि बाद में बनने वाले कानून के तहत।
थर्ड पॉइंट है इसका, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, साथ के साथ सेंड भी करते रहिए परीक्षा 247 को। हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 20 की, और आर्टिकल 20 अपराध में दोष सिद्ध व्यक्ति के संदर्भ में संरक्षण नहीं है, ये संरक्षण है, संरक्षण। और आर्टिकल 20 क्या कहता है कि कोई व्यक्ति यदि अपराध करता है तो उसे सिर्फ एक ही बार सजा मिलेगी। दूसरा यह है कि अपराध के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, न कि बाद में बनने वाले कानून के तहत। थर्ड पॉइंट यह कहता है कि किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 ये दोस्तों क्या कहता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता या जीवन जीने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21A ये दोस्तों वैसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह है 86वें संविधान संशोधन संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों 2002 में, और इसी के तहत यह जोड़ा गया था। अनुच्छेद 21A 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसी के तहत अनुच्छेद 21A को इसमें जोड़ा गया था।
इसमें दोस्तों क्या था कि जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था। छह से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा नेक्स्ट हमारा आता है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 कहता है कि गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण, इसका मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया जाता है तो क्या है, सबसे पहला दोस्तों यह है कि गिरफ्तारी का जो कारण है वह बताना होगा। उस व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार किया गया है इसका कारण बताना होगा। दूसरा यह है कि 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को दंड अधिकारी के समक्ष पेश करना होगा। चौबीस घंटे के अंदर दंड अधिकारी के समक्ष पेश करना होगा। तीसरा क्या है दोस्तों, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है वह व्यक्ति अपनी पसंद का वकील कर सकता है या अपने जो वकील है उससे सलाह ले सकता है। उस व्यक्ति को अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का पूरा अधिकार है। दोस्तों ये हमने कंप्लीट किया अभी स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार।
जिसमें हम कर रहे हैं अब शोषण के विरुद्ध अधिकार। और ये दोस्तों हमारे आते हैं आर्टिकल 23 और 24 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 दोस्तों यही कहता है कि मानव तस्करी एवं बलात् श्रम पर रोक। मानव तस्करी एवं बलात् श्रम पर परिवर्तन, इसका मतलब यह है कि मानव की जो तस्करी है वो नहीं की जाएगी और बलात् श्रम यानी कि जो बच्चे हैं छोटे छोटे उन पर कोई भी कार्य नहीं करवाया जाएगा जोखिम भरा। इसे आप लिख सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को बेचा नहीं जा सकता, किसी भी व्यक्ति को बेचा नहीं जा सकता एवं किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती कोई काम नहीं करवाया जा सकता। किसी भी व्यक्ति से कोई भी जबरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता। नेक्स्ट होता है दोस्तों हमारा आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 इसमें है दोस्तों बाल श्रम पर रोक या बाल श्रम पर प्रतिबंध। बाल श्रम पर प्रतिबंध, इसका मतलब दोस्तों यह है कि जो छोटे बच्चे हैं अर्थात जैसे कि 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनसे कोई भी जोखिम भरा कार्य नहीं करवाया जा सकता है। किसी भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाने, किसी भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने, खाने या अन्य जोखिम भरे कार्यों में, खाने या जोखिम भरे अन्य कार्यों में नियुक्त नहीं किया जा सकता। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी जोखिम भरे कार्य खाने की, जैसे मैं बात करूं कोई भी कारखाना हो या कोई भी होटल वगैरह हो, जोखिम भरा काम हो, 14 साल से छोटे बच्चे जोखिम भरे कामों को नहीं कर सकते।
दोस्तों हम नेक्स्ट करेंगे अब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि हमारा आर्टिकल 25 से 28 तक है। जिसे हम करेंगे अनुच्छेद 25 से 28 तक। और दोस्तों हमारा पहला ही अनुच्छेद होता है आर्टिकल 25। अनुच्छेद 25 जाके देखो एक बार। अनुच्छेद 25 क्या कहता है कि भारत में किसी भी धर्म एवं रिवाज किसी भी धर्म एवं उसके रीति रिवाजों को मानने का अधिकार है। आर्टिकल 25 यही ये कहता है कि भारत में किसी भी धर्म एवं उसके रिवाजों को मानने का अधिकार है। नेक्स्ट होता है आर्टिकल 26। अनुच्छेद 26 धार्मिक सम्मेलन एवं किसी भी धार्मिक आर्टिकल 26 यही कहता है कि धार्मिक सम्मेलन एवं किसी भी धार्मिक कार्यक्रम करने का अधिकार है। साथ ही साथ नोट करते रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा करते रहिए। चैनल परीक्षा 247। अगर आप हमें ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमें भी बहुत ज्यादा मोटिवेशनल मिलेगा, तो हम आपके साथ ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे। दोस्तों आपके अगर मैं एग्जाम की बात करूं दिल्ली पुलिस, तो मात्र 50 दिन शेष हैं। तो मैं आपसे यही आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई जोरों पर चल रही होगी। अगर नहीं चल रही है तो स्टार्ट कर दें बहुत अच्छे ढंग से। जो आपने सपना देखा है, आपके घर वालों ने देखा है, उसे अवश्य पूरा करें। नेक्स्ट होता है हमारा आर्टिकल 27।
आर्टिकल 27 यही कहता है कि भारत में प्रत्येक धार्मिक आय आर्टिकल 27 दोस्तों यही कहता है कि भारत में प्रत्येक धार्मिक आय कर मुक्त समझा जाएगा, अर्थात जो भी कमाई होगी धार्मिक स्थलों से उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आर्टिकल 28 आर्टिकल 28 दोस्तों यही कहता है कि भारत में किसी भी शैक्षणिक शैक्षणिक स्थान पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। भारत का कोई भी शैक्षणिक स्थान हो वहां पर कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता। हमने किया था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 25 से 28 तक। नेक्स्ट अब हम करेंगे संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसे हम करेंगे आर्टिकल 29 और 30 में। सबसे पहला हमारा होता है आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 ये क्या कहता है दोस्तों? कोई भी वर्ग अपनी शिक्षा लिपि संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। आर्टिकल 29 दोस्तों यही कहता है कि कोई भी वर्ग अपनी शिक्षा लिपि संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है।
दोस्तों आर्टिकल 29 यही कहता है कि किसी भी वर्ग अपनी शिक्षा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट होता है हमारा आर्टिकल 30। क्या कहता है दोस्तों अनुच्छेद 30? कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान चला सकता है। दोस्तों अल्पसंख्यक की अगर मैं बात करूं तो अल्पसंख्यक जो कि मुस्लिम वर्ग होता है, और सरकार उसे कभी भी अनुदान देने में भेदभाव नहीं करेगी। आर्टिकल 30 क्या कहता है दोस्तों कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान चला सकता है और सरकार उसे कभी भी अनुदान देने में भेदभाव नहीं करेगी। दोस्तों नेक्स्ट होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जिसे हम करेंगे आर्टिकल 32 में। और दोस्तों यहां पर अगर मैं एक बात और करूं कि आर्टिकल 32 ही हमारा वो है अनुच्छेद है जिसे हम संविधान की आत्मा कहते हैं। संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि अनुच्छेद 32 में है क्या, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32
सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत 26 के तहत रिट जारी करते हैं। और वो रिट कौन कौन सी है वो लिखें। सबसे पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी है परमादेश, थर्ड है उत्प्रेषण, चार नंबर पे है निषेध या प्रतिषेध लेख। 5 नंबर पे है अधिकार परीक्षा लेख। अधिकार परीक्षा लेख, ये 5 तरह की रिट होती हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, थर्ड उत्प्रेक्षण, फोर्थ निषेध या प्रतिषेध लेख, और 5 नंबर पे है अधिकार परीक्षा लेख। नोट डाउन। दोस्तों हेडिंग डालेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका मतलब दोस्तों यह है कि अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उसे, सुनते रहिए ध्यान से, बंदी प्रत्यक्षीकरण, यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उसे यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जाता है। दोस्तों कहां बुलाया जाता है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। फिर क्या होता है? जिसने इस व्यक्ति के अधिकारों का हनन किया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है और इसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को वापस कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम समझेंगे परमादेश। परमादेश क्या होता है? परमादेश दोस्तों उन सरकारी कर्मचारियों या सरकारी संस्थानों के खिलाफ
जारी की जाती है जो संवैधानिक रूप से संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। सरकारी व्यक्ति या सरकारी संस्थान परमादेश में यह होता है दोस्तों कि वह सरकारी व्यक्ति या सरकारी संस्थानों के खिलाफ जारी की जाती है जो संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। परमादेश सरकारी व्यक्ति या सरकारी कर्मचारी जो या फिर सरकारी संस्थान जो संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ परमादेश नाम की जो रिट है वो निकाली जाती है। नेक्स्ट, उत्प्रेक्षण। नेक्स्ट है दोस्तों उत्प्रेक्षण। उत्प्रेक्षण उत्प्रेक्षण दोस्तों क्या है? ये जो रिट है ये अधीनस्थ न्यायालयों के खिलाफ निकाली जाती है। अधीनस्थ न्यायालयों के खिलाफ। अधीनस्थ न्यायालयों के खिलाफ निकाली जाती है। यह इसलिए निकाली जाती है कि जो संवैधानिक रूप से काम नहीं कर रहे हैं। उत्प्रेक्षण दोस्तों अधीनस्थ न्यायालयों के खिलाफ जारी की जाती है और इसलिए जारी की जाती है क्योंकि जो अधीनस्थ न्यायालय हैं वो संवैधानिक रूप से काम नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है निषेध या प्रतिषेध लेख। निषेध या प्रतिषेध लेख नोट डाउन करते रहिए साथ के साथ। दोस्तों इसमें क्या होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो जो निचली अदालत का जो फैसला है इस रेट के तहत उसे सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकता है। निषेध या प्रतिषेध लेख का मतलब यह है जो रिट है कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो निचली अदालत के किसी भी फैसले को रद्द कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो निचली अदालत निचली अदालत के किसी भी फैसले को रद्द कर सकता है।
निषेध या प्रतिषेध लेख, इस रिट के तहत सुप्रीम कोर्ट चाहे तो किसी भी निचली अदालत के फैसले को रद्द कर सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा अधिकार परीक्षा या अधिकार परीक्षा लेख, इस रिट के तहत दोस्तों क्या होता है, यह वह रिट है जिसके तहत अगर किसी भी व्यक्ति ने गलत तरीके से कोई पद ग्रहण किया है या कोई भी सरकारी पोस्ट ग्रहण की है तो उसे तुरंत उसके पद से निष्कासित का मतलब होता है हटाना, तो उसे तुरंत अधिकार परीक्षा लेख के तहत हटा दिया जाता है। इसको ऐसे समझेंगे कि अधिकार परीक्षा लेख, यदि किसी व्यक्ति ने गलत तरीके से कोई पद अथवा सरकारी पद हो ग्रहण किया है तो उसे तुरंत निष्कासित किया जाएगा। एक बार फिर से समझते हैं अधिकार परीक्षा लेख को। अधिकार परीक्षा लेख का मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी गलत तरीके से कोई पद या कोई सरकारी पद ग्रहण किया है तो उसे तुरंत अधिकार परीक्षा लेख रिट के तहत उस पद से निष्कासित का मतलब है हटाना, तुरंत हटा दिया जाएगा। दोस्तों आज हमने किए थे मौलिक अधिकार, जो हमने किए थे आर्टिकल 12 से 35 तक। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल परीक्षा 247 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।